नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 को देखने वाले हैं। जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखें वो पहले लेक्चर नंबर 1 को देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 को देखें, ताकि आपको बहुत ही आसानी से सारी बातें समझ में आ जाए, क्योंकि एक दूसरे से सारी वीडियो रिलेटेड है। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है, थोड़ा सा इस चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको और भी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारी चीजें आपको मिलने वाला है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और डेली रात के 8 बजे लाइव क्लासेस चलती है, जो कि आपके स्पेशल क्लास 12th के केमिस्ट्री का पूरा एकदम प्रिपरेशन करवाया जाता है। इसलिए इस चैनल से जुड़े हुए रहना है आपको 100%। ठीक है, अब देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है आपको कि एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है, तो एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब होता है कि कोई भी लिगेंड अगर आपके पास है तो वो क्या होगा, जैसे CN लिगेंड ही है, तो क्या कह रहा है कि कोई भी लिगेंड हो उसमें क्या होगा कि उसमें एक से अधिक डोनर साइट्स हो जाएगा, डोनर एटम्स हो जाएगा। जैसे यहां पे कार्बन CN है, तो CN जो है, तो CN में देखेंगे कितना डोनर एटम्स है। तो CN का अगर हम लोग बॉन्डिंग करें तो कार्बन है, नाइट्रोजन के बारी कचे में 5 इलेक्ट्रॉन था, तो एक क्या किया, ये 3 बॉन्ड बना लिया। तो नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन तो ऊपर भी बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है ना। अगर कार्बन की चेक करें तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 को बॉन्ड बनाने में भाग लिया, 1 2 3, तो बच गया कितना, 1। ठीक है, एक क्या है और ले लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रख नहीं सकते, तो एक और ले लेगा, तो इसलिए इसके ऊपर माइनस हो गया। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों तरफ से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। किसको, सेंट्रल मेटल आयन के लिए इधर से भी डोनेट कर सकता है, इधर से भी डोनेट कर सकता है। तो उसी को क्या कहते हैं कि वैसे लिगेंड जो एक से अधिक क्षेत्रों से एक से अधिक एटम के द्वारा क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, उसी को हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ डेफिनेशन को लिखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को लिखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन को कि द लिगेंड विच कैन बी बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल आयन, जो कि किसके द्वारा बॉन्ड किया हुआ है, सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा जुड़ा हुआ है, थ्रू इट्स वन ऑफ द वेरियस पॉसिबल डोनर साइट्स, किसके द्वारा, एक से अधिक डोनर साइट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इज कॉल्ड एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड के नाम से जानेंगे, जो कि क्या होगा, एक से अधिक डोनर एटम्स के द्वारा, डोनर साइट्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसी को हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के लिए, जैसे NO2 के ऊपर 1 माइनस, CN के ऊपर 1 माइनस हो गया। ठीक है, उसके अलावा SCN के ऊपर 1 माइनस, तो ये सारे क्या हो गए, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब देखिए ये कैसे एम्बिडेंटेड लिगेंड में कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो चीजों को हल्का सा देख लेना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने सेंट्रल मेटल आयन को ले रखा है। सेंट्रल मेटल आयन को देखिए, ये सेंट्रल मेटल आयन है, मेटल। इधर से NO2, अगर NO2 देखें तो N से अभी डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर से डोनेट कर रहा है, N से। ठीक है, एक ऐसे कर सकता है, नाइट्रो कहलाता है, तब नाइट्रो कहलाएगा। अब ये NO2 में ही N से ना डोनेट करके अब क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है, NO2 के वो से डोनेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नाइट्रिटो कहलाएगा। तो देखो नाइट्रोजन NO2 में अगर आप चेक कर रहे हैं, NO2 में अगर चेक करें तो NO2 में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन से एक तरफ से कर दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि नाइट्रो कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन से अगर कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, नाइट्रेटो। तो यही कहते हैं ना कि एक से अधिक साइड से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन से भी कर ले रहा है, ऑक्सीजन से भी कर ले रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चेक करते हैं CN में। देखो इधर यहाँ पे किसके द्वारा डोनेट कर रहा है, कार्बन के द्वारा डोनेट कर रहा है, इधर किसके द्वारा डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन के द्वारा डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो जब कार्बन के द्वारा डोनेट करता है तो क्या कहते हैं, साइनो कहते हैं। अगर नाइट्रोजन के द्वारा डोनेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, आइसोसाइनो। ठीक है, ये क्या होगा, आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइड के नाम से इसको जानते।
ठीक है। एक और एग्जांपल आपका, जैसे मेटल को डोनेट कर रहा है किसके द्वारा, एससीएन के द्वारा, तो एस के द्वारा मुख्य रूप से किसके द्वारा, सल्फर के द्वारा डोनेट कर रहा है, तो ये हो गया थायोसाइनेटो हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो एन के द्वारा अगर डोनेट कर रहा है तो आइसोथायोसाइनेटो के नाम से जाना जाता है। तो ये बातों को हल्का ध्यान देना कि वैसा लिगेंड जो कि क्या कर सकता है, उसके एटम्स एक से अधिक लोग इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन कार्बन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सारे इस प्रकार से एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेक्स्ट वन टॉपिक लगाना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होता है, तो देखो डायरेक्टली समझना है कि द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड्स बॉन्डेड डायरेक्टली टू इट कंस्टिट्यूट कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सिंपल से समझना कि जो सेंट्रल मेटल आयन होगा और लिगेंड एक दूसरे के साथ क्या होगा कि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ रह रहा है तो वो पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपको एक एग्जाम्पल के रूप में अगर दिखा दें, तो जैसे ले लीजिए कि अगर ऐसे करके कोई एग्जाम्पल आपको दे रहे, जैसे एफ ही ऐसे करके आ गया CN का होल 6, FeCN का क्या है, होल 6, और ये ऐसे करके कंपाउंड दिया, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब जो ये है देखो सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये लिगेंड है। लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ये पूरे को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसके अंदर जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा वाला भाग है जो क्या कर रहा है कि सेंट्रल मेटल आयन किसके द्वारा जुड़ा है, किसके द्वारा जुड़ा है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा लिगेंड के द्वारा जुड़ा हुआ है। सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड के द्वारा डायरेक्टली जुड़ा रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानेंगे। बातें क्लियर हो गया। तो ये आप इस प्रकार से एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, या नहीं लिखे तो एक साथ हम देने वाले हैं एग्जाम्पल, तो कम से कम समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, यहीं पे समझ लो एग्जांपल में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को जो दोनों तरफ से घेराव किए हुए है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानेंगे, मतलब सॉरी, जो दोनों तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को दोनों तरफ से इनक्लोज किया हुआ, पैक किया हुआ। तो देखिए हमने वही डेफिनेशन को बता रखा है कि द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इनक्लोज्ड विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि किसके द्वारा दोनों तरफ से क्लोज है, स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वाला जो हो गया यही क्या है, स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गया। चलो गुड, नेक्स्ट और आगे बातों की चर्चा करते हैं। आगे कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जो लिगेंड आपके पास रहेगा ना, वो लिगेंड कितना है वो डायरेक्टली गिनना है, जितना लिगेंड रहेगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी आप चेकआउट करना चाहे तो वही कर रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड्स, कितना ये जो NH3 है ये कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो यह लिगेंड है, तो लिगेंड किसके द्वारा डायरेक्टली जुड़ा है, सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा। तो ये तो बातें बिल्कुल क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे चेक करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, यहाँ पे चेकआउट कीजिए तो NH3 कितने बार है, तो देखो कितने बार है, 2 बार। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर CN बराबर कितना हो गया, 2। अगर यहाँ पे चेक करें NH3 देखो तो NH3 कितने बार यहाँ पे है, 4 बार, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 4। मतलब लिगेंड जितना रहेगा ना उसी को आपको क्या कर देना कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अगर यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे चेक कीजिए तो H2O कितने बार है, 6 बार। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होने वाला, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बातें बहुत ही अच्छी बातें हमने लिख रखा है, बता रखा है
कि जो 4 और 6 जो होते हैं 4 and 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं ना वो सबसे मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। 4 and 6 आर द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे ज्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे ज्यादा कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 और 6 होता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है बाबू? गुड। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट बातें क्या कर रहा है कि काउंटर आयन। काउंटर आयन किसे कहेंगे? काउंटर आयन। नई बातें फिर से आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप समझिएगा ना तभी सारी बातों को क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, काउंटर आयन किसे कहते हैं कि द आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर जो चीजें प्रेजेंट रहेगा, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, जो भी चीजें प्रेजेंट रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आर कॉल्ड काउंटर आयन। उसी को हम लोग क्या कर देंगे? काउंटर आयन के नाम से जानेंगे। और बिकॉज इसके पास क्या आता है? बिकॉज दे हैव चार्ज अपोजिट टू दैट ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या होता है कि जितना स्फीयर पे चार्ज होता है ना उससे जस्ट अपोजिट चार्ज होगा। किसके ऊपर? आयन के ऊपर। मान लिया जाए कि स्फीयर के ऊपर 2 प्लस आ रहा है तो इसके आयन के ऊपर कितना होगा? 2 माइनस हो जाएगा। अगर स्फीयर के ऊपर 2 माइनस आ रहा है तो आपका किसका होगा? आयन के ऊपर क्या होगा? 2 प्लस होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेकआउट कीजिए काउंटर आयन। तो काउंटर आयन किसे कहेंगे? सिंपल सा बातें ध्यान देना है। काउंटर आयन का मतलब है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है, उसी को हम लोग काउंटर आयन कहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी बातें बता रखा है, एक एक करके आप ध्यान दीजिए। ये वाला क्या है? आपका काउंटर आयन, देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं? काउंटर आयन कह रहे हैं। बातें क्लियर है? दूसरी बात है, देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा वाला चीज है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग पूरे को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये वाला ए वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक करके एकदम पूरे ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है, ये जो होता है, जो एकदम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे फर्स्ट जो रहेगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन, जो कि लिगेंड के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा वही आपका सेंट्रल मेटल आयन है, CMI वही आपका है। उसके साथ ही साथ आगे देखिएगा, आगे क्या कर रहा है कि उसके बाद जो चीजें हो रहा है, उसके बाद जो भी आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिगेंड। सेंट्रल मेटल आयन के बाद जो चीजें आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। और ये जो पावर बेस में लिखल रहता है ना, ये वाली जो चीजें है आपका क्या हो गया कि ये वाली जो चीजें आ जाएगा, कोई दूसरा कलर आ जाइए मेरे पास। हाँ, ये वाली जो चीजें आ रहा है 4 ना, यही वाली चार जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलते थे ना कि जितना लिगेंड होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये 4 जो है ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या कहेंगे? 4 कहेंगे। तो बातें क्लियर हो गया कि स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके अलावा क्या हो जा रहा है कि आपका अगर कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल आयन आ जाएगा, उसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि आपका लिगेंड आ जाएगा। लिगेंड जितना गुना होगा वो क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? काउंटर आयन। तो ये बातें एक एग्जांपल के द्वारा एकदम आसान तरीके से हमने समझ लिया कि किसे कहेंगे सारी बातें। तो ये सारी चीजों को हमने सीख लिया। ठीक है, अब आगे चलते ये सारी बातों को समझने के बाद आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। तो अब ये एग्जाम्पल को आपको चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें क्या होगा। जैसे देखिए फिर से एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझना है। ठीक है, मान लिया जाए कि आपके पास ऐसे दे दिया K4FaCN का होल 6 ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये वाला जो है सबसे बाहर वाला क्या कहलाता है? काउंटर आयन। ये क्या है? काउंटर आयन हो गया। ये क्या है? ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, ये वाला ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर और इधर वाला ये क्या है? कोऑर्डिनेशन का क्या है? स्फीयर हो गया। ये क्या है? स्फीयर है।
ठीक है। और अगर ये पूरे की बात करें, यहां से यहां की बात करोगे तो ये वाला पूरा क्या है आपका, क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये वाला जो है सिर्फ कौन, सिर्फ फेरस। फेरस क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। फेरस क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। जो सीएन है, सीएन को हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। और ये जो 6 जो है, 6 को हम लोग क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो ये बातों को एकदम बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत आसान तरीके से अपने दिमाग में सेट कीजिएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके रहते हैं, ठीक है। अब चलते एकदम 3 नंबर पक्का करने वाली बातों पे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पक्का रहता है, इसलिए ये इसको एकदम मोस्ट वीवीआई का भी मोस्ट वीवीआई लिख दो, ठीक है। मोस्ट वीवीआई का भी मोस्ट वीवीआई इसको हम लोग लिख सकते हैं, एकदम मोस्ट वीवीआई, ठीक है। 100% पूछे जाने वाले टॉपिक्स, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना या तो यूपेक नेम लिखना। तो आज एकदम 100% समझिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये समझ लिए तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कल आ जाएगा, वो क्या रहेगा, वो डायरेक्टली आपको बता देगा क्या कि कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, वो सारा रूल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, जो सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना, कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा, जितना उसके ऊपर प्लस या माइनस रहेगा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। बातें समझ में आ रही है कि क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसके ऊपर जितना प्लस या माइनस का चार्ज होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से हम लोग उसको जानेंगे। बहुत ही आराम तरीके से इसका डेफिनेशन हमने लिख लिया, सीख लिया। अब आगे देखते कि इसका कैलकुलेशन, ये 4 बातों को अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया, ये पक्का एकदम कंफर्म रहिए माता रानी की कृपा से कि आपका ये 3 नंबर पक्का हो जाएगा, अगर ये सारी बातों को आपने हल्का सा भी ध्यान दे दिया तो, ठीक है। यहां से कैलकुलेट, क्योंकि वो कैलकुलेट करने के लिए हमेशा पूछता है, कैलकुलेट करने के लिए ही आपको सीखना है। तो देखो टॉपिक क्या दिए हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के कैलकुलेशन करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर को। तो देखिए इसके लिए रूल है, देखो सबसे पहले एक्स का मतलब हैलोजन वाला जितना भी एलिमेंट आएगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या CN के ऊपर माइनस, या OH आएगा, या NO3 के ऊपर 1 माइनस, NO2 के ऊपर 1 माइनस, उसका एकदम तुरंत आपको ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर ले लेना है, एकदम कंफर्म। ये सारी चारों चीजों, मतलब ये सारी चीजों में से कोई भी रहे, आपको कितना ले लेना है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेके गुना करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, अगर कार्बोनेट दे दे CO3, कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है। SO4 दे दे, कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है। C2O4 ऑक्सीलेट वाला है, कितना माइनस होता है, 2 माइनस। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे, 2 माइनस। जितना पावर होता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, 2 माइनस तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर, 1 माइनस तो 1 ऑक्सीडेशन नंबर। ये बातें क्लियर हो गया। आगे तीसरी बातें को ध्यान देना है, ठीक है। तीसरी बातों को हल्का सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वन, ये सारी चीजें जो है NH3 कहीं दिख जाए, वाटर कहीं दिख जाए, CO मतलब कोबाल्ट नहीं समझना है, यहाँ कार्बोनाइल है, NO, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इथिलीन डायमीन, EN, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये कहीं पर भी आपको दिख जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखना है, 0 लिखना है। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इसका नहीं होता है। कुछ नहीं लिखना है कि -1 -2 +1 +2, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। क्या होता है, 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। गुड, ठीक है। आगे देखिए, अगर सोडियम पोटासियम ये सब दे दे तो इसका तो नॉर्मली आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। मैग्नीशियम कैल्शियम दे दे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2। तो ये सारी बातें तो आप जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स था उसको हमने बता दिया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने ले रखा है, एक सिखाएंगे, उसके बाद आगे आपको कैलकुलेट करना है, फटाफट कैलकुलेट करना है। चलो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना उसको X, तो निकालने के लिए बोलेगा ये वाले का, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, उसी का निकालना है, ठीक है। तो जिसका निकालने के लिए कहेगा उसको लिख सकते हैं, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu कितना इज इक्वल टू X। Cu कॉपर का कितना ले लिए, X ले लिए, ठीक है। Cu के जगह पे क्या लिखेंगे, X प्लस
NH3 का अब भी हम बताए थे कितना होता है 0। देखो अब भी ताजा ताजा, अब भी इधर उधर नहीं गया। NH3 का कितना होता है 0, ठीक है। तो NH3 के जगह पे क्या रखना है 0। 0 गुना कितना 4 बार, 0 गुना 4 बार, ठीक है। और प्लस इधर आ गया SO4। SO4 को बताएं, SO4 कितना होता है देख लो, -2 होता है। कितना होता है -2, तो कितना हो गया -2 इज इक्वल टू क्या लिख देना है 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए, x ये 0 गुना 4 तो 0 हो गया, खत्म हो गया, और प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। तो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर किसका, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉपर के ऊपर प्लस लिखेंगे तो कितना लिखाएगा +2 लिखाता है। कितना लिखाता है +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप खुद से बनाइएगा, लेकिन हम भी लेके चेक करके दिखा देते हैं। देखिए पोटासियम है, यहां पे लिखना किसके लिए है, फेरस के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसी का निकालना होता है। तो पोटासियम का 1 होता है, तो 1 गुना 3 प्लस फेरस का कितना होगा, कुछ नहीं, आपको लेट करके चलना है। क्या होता है x हो गया। फिर आपका क्या देना है कि CN का देखिए कितना दिए हैं, CN का क्या होता है 1 होता है, माइनस में तो क्या लिखेंगे -1 गुना कितने बार 6 बार इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो इसको कर सकते हैं 3 + x और -1 गुने 6 कितना हो गया -6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, -6 में 3 गया तो x माइनस कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया +3। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर फेरस का कितना हो गया +3, मतलब फेरस के ऊपर चार्ज कितना है +3 चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा +3 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वन आगे चलते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, इसके ऊपर निकेल का निकालना। अभी यहां पे किसका निकालना, निकेल का क्या होता है x, लेट मानते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, x मानते हैं। CO का देखो अब भी यहां पे हमने बता रखा है, CO का कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0, तो 0 ले लेंगे। CO का क्या होता है 0, 0 गुना कितना 0 गुना 4 बराबर 0। देयरफॉर x बराबर कितना हो गया जी 0। डायरेक्टली बोलना, निकेल का कोऑर्डिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत इजी था ना। चलो 4-5 हमने बना लिया, और एक आध दो बनाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे फिर से कर रहा है फेरस का निकालना, जिसका निकालना उसको x लिख दिए, प्लस CN का ऑक्सीडेशन नंबर अब भी हमने बताया था -1 होता है। कितने बार है 6 है, -1 गुने 6। अब यहां पे देखना एक बात है, ध्यान देना बाबू, यहां पे अगर पावर में प्लस या माइनस देगा ना तो उसको इक्वल टू में ले जाना है। तो कितना है प्लस माइनस कितना है 4 है, तो कितना है -4। तो -4 को इक्वल टू के बाद लिखना, या +4 रहेगा तो इक्वल टू के बाद लिखना, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हो गया x -1 गुने 6, तो कितना हो गया -6 इज इक्वल टू कितना हो गया इधर -4। इसको सही से सॉल्व करेंगे, x ये -6 है, उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो -4 + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 में 4 गया कितना हो गया 2, वो भी कैसा प्लस, तो x बराबर +2 आपका आ गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस का आपने बहुत ही आसान तरीके से ध्वस्त कर दिया है। आगे 2-4 क्वेश्चन और देख लेते, क्योंकि यहां से 3 नंबर पक्का का पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन या तो आपका यूपैक नेमिंग का क्वेश्चन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन एकदम पक्का पक्की पूछता है, इसलिए आपको एकदम 100% चेकआउट करना है, सीखना है। नहीं समझ में आए फिर से पूछना, हम 25 बार बताएंगे लेकिन आपको सिखाएंगे जरूर, ठीक है। Zn है, Zn को देखिए यहां पे निकालना किसका Zn का लिखते हैं, Zn का क्या लिखते हैं x, प्लस NH3 का क्या होता है, अब भी 0 देखे थे, 0 गुना 4 इज इक्वल टू जितना प्लस माइनस चार्ज रहेगा उसको कहां लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे इधर। तो क्या हो गया +2 है, तो +2 है तो +2 लिख दिए। देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 0 हो गया, बराबर कितना हो गया +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2 आपने ले आया, बहुत ही आसान तरीके से। इसको चेक करते हैं, पोटासियम का कितना होता है 1 गुने 2 गो है, ठीक है। निकालना किसका था जिंक का, जिंक के जगह पे क्या रख दिए x, प्लस वो H का कितना होता है -1 कितने बार 4 बार इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए यहां पे क्या हो गया 2 + x और -1 गुने 4 कितना हो गया -4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो गया, देखिए यहां पे कीजिएगा तो 2 प्लस में -4 में, तो x माइनस क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x बराबर क्या हो गया +2, ये हो गया,
हो गया ना। इस प्रकार से आपने देखा एक एकदम बड़ा वाला क्वेश्चन देते हैं, यहां पे बता देते हैं। देखिए हल्का सा और कुछ बड़ा सा देख लीजिए, निकालना किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहला वाला CO का, कोबाल्ट का, तो इसके जगह पे क्या लिखते हैं X प्लस NH3 का कितना होता है 0 होता है, कितने बार 4 बार, खत्म हो गया। वाटर का कितना होता है, सबको प्लस प्लस करके लिखोगे हर एक एलिमेंट्स के, हर एक कंपाउंड के बाद, लिगेंड के बाद, ठीक है। फिर प्लस दे दिया प्लस, H2O का कितना होता है 0, फिर प्लस Cl का कितना होता है -1, फिर प्लस, ठीक है। यहां Cl2 फिर कितना है 2 बार, तो -1 गुने कितना है 2, -1 गुने 2 इज इक्वल टू लास्ट में क्या लिखना है 0। इसको सॉल्व करो आसानी से, ये 0 हो गया खत्म, ये 0 हो गया खत्म, ये क्या है -1, ये क्या है -1 गुने 2, तो कितना हो गया -2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो गया x इज इक्वल टू -2 और -1 कितना हो गया -3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x बराबर क्या हो गया +3। कितना ईजी था ना, है ना। एक और चेक कर लेते हैं, उसके बाद 2 कंपाउंड को हम बना के लाने के लिए देंगे और दोनों का कमेंट करना है, ठीक है। COCl2, देखो CO का क्या मानते हैं x, जिसका निकालना रहता है उसको x मानते हैं, प्लस Cl2 का कितना होता है -1 होता है Cl का, तो -1 गुने कितना होगा 2 बार होगा। En का क्या होता है, En का हमेशा क्या होता है इथिलीन डायमीन, किसी को भूल भी गए तो आप चेक आउट कर सकते हैं। En का देखिए कितना लिख रखा है हमने 0 होता है, तो ये रूल को याद रखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 2, इसका कितना हो जाएगा 0 गुना कितना हो जाएगा 2 प्लस इक्वल दिया, इक्वल टू के इधर दिया क्या देना है +1, तो प्लस क्या दे देंगे यहाँ पे +1, एक प्लस दिया ना, एक प्लस दे दिए +1, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस गुने 2 तो -2 हो गया, ये 0 खत्म हो गया, इधर क्या +1, ठीक है। ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर x बराबर 1 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x बराबर +3 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो आपको यहां पे लिखना है कि आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करना है, नेक्स्ट डे हम फिर बता देंगे जिनसे नहीं सॉल्व होगा, लेकिन सभी को ट्राई करना है, सॉल्व करना है और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। लिखना है कि Pt का ऑक्सीडेशन नंबर, Pt इज इक्वल टू जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 +2 +3 +4 या माइनस में जो भी होगा लिख के कमेंट करना है। CO का जितना होगा लिख के कमेंट करना है, दोनों का कमेंट हमको आना चाहिए, तब हम समझेंगे कि हमने आपको समझाया, आपको समझ में आया। अगर आप कमेंट नहीं करते तो इसका मतलब आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नोमेनक्लेचर जो कि यूपेक नोमेनक्लेचर है उसके बारे में चर्चा करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। चलो बाय, सभी को फिर मिलते हैं अपने टाइम पे, लाइव वाले टाइम पे। हाँ एक बात याद रखना, 8 बजे शाम को डेली लाइव होता है, जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बताए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें, मॉडल सेट, मोस्ट VBI सारी प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। इसलिए डेली रात के 8 बजे जरूर जुड़ना है ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सके। चलो सभी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, बाय, गुड नाइट सभी।